नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? देखिए, अगर हम इसकी परिभाषा करें तो कहा जाएगा, यदि स्वर ध्वनि से परे स्वर ध्वनि आए तो दोनों ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। तो देखिए, एक शब्द है रेखा और एक शब्द है अंकित। इस शब्द की अंतिम ध्वनि है आ और इस शब्द की प्रथम ध्वनि है ए। ये भी स्वर ध्वनि है, ये भी स्वर ध्वनि है। इन दोनों ध्वनियों के विकार से एक नई ध्वनि बनती है आ। तो ये जो नई ध्वनि बनने की जो प्रक्रिया है, वास्तव में ये स्वर संधि है। स्वर संधि की जो कंडीशन है वो ये है कि स्वर से स्वर का ही मेल हो। जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि है। स्वर के साथ यदि व्यंजन का मेल हो तो स्वर संधि नहीं हो सकती। स्वर संधि की जरूरत है कि दोनों तरफ, इस संधि चिन्ह के दोनों तरफ स्वर ध्वनि ही रहे। यहां आप देख सकते हैं आ से परे ए है, तो हम जानते हैं कि हमारे स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये 11 स्वर हैं। हम इन्हीं की चर्चा स्वर संधि के अंतर्गत करेंगे। अभी स्वर संधि के भेदों की चर्चा करने से पहले मैं बताऊं कि जैसे दो ध्वनियां मिली तो दोनों ध्वनियों के मेल से एक नई ध्वनि बनी आ, और अब इस शब्द, दोनों शब्दों के मेल से एक नया शब्द बन गया रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। तो इस प्रकार से स्वर ध्वनि कार्य करती है, स्वर संधि कार्य करती है। अब मैं इसकी भेदों की चर्चा करूंगा कि स्वर संधि के भेद क्या हैं, उस पर चलेंगे। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। एक प्रश्न पीछे आया था परीक्षाओं में, संधि के जोड़ से तो उसका कोई संबंध नहीं है, फिर भी एक सैद्धांतिक सी बात है कि स्वर संधि में 2 बातें चलती हैं। एक है एकादेश और एक है आदेश। तो ये जो प्रथम 3 भेद हैं, यहां एकादेश है और अंतिम 2 में आदेश है। इसकी चर्चा हम करेंगे कि ये किस प्रकार से एकादेश है, कैसे आदेश है, हम बात करेंगे जब 5 मैं समझा दूंगा। उसके बाद इनका अंतर भी आपके सामने रखूंगा। अब मैं एक एक संधि पे आपके साथ बात करता हूं। मेरी पहली संधि है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की परिभाषा यदि हम करें, यदि ए आ से परे ए आ ई से परे ई उ से परे उ आए तो क्रमशः आ, ई, उ हो जाता है। परिभाषा बड़ा महत्व रखती है। कई बार परीक्षाओं में केवल परिभाषा पूछ ली जाती है,
तो हमें परिभाषा का ज्ञान भी रहना चाहिए। अब इस परिभाषा को मैं खोल रहा हूँ आपके सामने। मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात क्या है परिभाषा की, यदि ए आ से परे ए आ आए तो आ हो जाता है। दूसरी बात, ई से परे ई आए तो ई हो जाता है, और ऊ से परे ऊ आए तो ऊ हो जाता है। तीन स्थितियां हैं यहाँ पर। मैं या कहूँ कि दीर्घ संधि के तीन पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये ही स्वर हैं जो एक समान रूपा जो शब्द हैं, ये तीन हैं जो दोनों रूपों में मौजूद हैं, जिनका हर्ष रूप भी है और दीर्घ रूप भी है। ए का दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ रूप ई, उ का दीर्घ रूप ऊ, आ ई उ दोनों रूपों में ये हमारे पास मौजूद हैं। तो हम हिंदी संधि की यदि बात हम करें तो स्वर संधि के दीर्घ संधि भेद के अंतर्गत केवल इन तीन की ही चर्चा की जाती है, क्योंकि संस्कृत में री का भी हर्ष और दीर्घ रूप होता है, तो वहाँ एक और पार्ट इसमें जुड़ जाता है, लेकिन मैं उसकी चर्चा हमारे यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि री जो स्वर है हमारे यहाँ दीर्घ रूप में मौजूद नहीं है। तो मैं केवल इन तीन की ही चर्चा आपके सामने करूँगा। अब मैं इस सूत्र को भी जरा विस्तृत रूप से खोलना चाहूँगा, जिससे कि आप समझ पाएं। मेरी पहली स्टेटमेंट है इसमें कि यदि आ से परे, तो पहला मैं ये कर सकता हूँ ए से परे आ से परे ए से परे आ से परे ए, और आ से परे आ। चार ही स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। मेरी अगली स्थिति है ई से परे ई से परे ई से परे ई, और ई से परे ई। दूसरी स्थिति उ से परे उ से परे उ से परे उ से परे उ, और उ से परे उ। ये टेबल अगर हमें याद हो जाए तो बात सरल हो जाती है। तो देखिए, अगर इन चारों मेलों की मैं बात करूं, चार स्थितियां मैंने यहां पे रखी हैं, तो इन चारों का एक ही जवाब है आ, और इन चारों का एक ही जवाब है ई, और इन चारों का एक ही जवाब है ऊ। इस प्रकार से मेल हो सकता है दीर्घ संधि में। कुछ उदाहरणों के माध्यम से बात रखते हैं। देश जमा अटन, मुर जमा अरी। दोनों उदाहरणों पे ध्यान दें आप जरा। तो देखिए, पहला जो उदाहरण है मेरा, उसमें मैंने लिया देश का कि देखिए, देश के अंतिम वर्ण की ध्वनि जो है अंत में देखें अह, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको मैं इस प्रकार से अगर तोड़ूं तो ला अंत में ए आ जाएगा। और भी इसको विस्तृत कर सकते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं वर्ण विच्छेद नहीं पढ़ा रहा, संधि पढ़ा रहा हूं। तो परिचित हैं विद्यार्थी कि इसकी अंतिम ध्वनि ए है। जो भी स्वर वहां दिखाई देता है वही उसकी अंतिम ध्वनि मानी जाती है।
तो यहाँ अटन है। अब नियम क्या कहता है, इधर भी ए है, इधर भी ए है, और ए मिलके आ हो जाता है। तो शब्द बनेगा, अगर मैं इसको यहाँ उतार लूँ और इसको भी यहाँ उतार लूँ तो दोनों मिलके बन गया आ, और शब्द बन गया। अब देखिए यहाँ मेरे पास बचा है ये, अब इसमें हम दोनों हटा दिए तो आ रख देंगे, और इधर से ये डिलीट हो चुका है, टन रख देंगे। फिर इनको इकट्ठा करेंगे तो शब्द बन जाएगा देशाटन। देशाटन, देश में अटन, अटन मतलब यात्रा। जब भी आप घूमने के लिए जाते हैं देश में तो आप देशाटन करते हैं। दूसरा शब्द है मुर। अगर मैं मुर की अंतिम ध्वनि देखूं तो मेरे पास ए है, और इधर अरी की अंतिम ध्वनि भी ए है। आप जानते हैं कि दोनों ध्वनियों के मेल से जो ध्वनि बन रही है वो आ बन रही है। तो इसी प्रकार से ये शब्द बन जाएगा मुरारी। आप जानते हैं श्री कृष्ण का एक नाम मुरारी भी है। कईयों को इसके अर्थ के बाबत नहीं पता है। समास के अंतर्गत ये प्रश्न कई बार आ जाता है कि मुरारी का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो शब्द बनता है ये मुरारी, और इसका अर्थ है मुर का अरी है जो। अरी शत्रु होता है। एक मुर राम के राक्षस थे जिनका वध श्री कृष्ण जी ने किया था, तो इसलिए उनको मुरारी भी कहा जाता है। मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, अगर देखिए विषय जमा आसक्त। अब यहाँ देखिए इसकी अंतिम ध्वनि है ए, आप देख पा रहे हैं, और यहाँ अंतिम ध्वनि है, पूर्व ध्वनि है आ, और इन दोनों के मेल से ध्वनि बन रही है आ। तो इसको भी अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ से आप जानते हैं ए निकल गया, तो आ उसमें हमें जोड़ना है, तो शब्द बन जाएगा विषाक्त, विषासक्त। ये शब्द बन जाएगा विषयासक्त, जो विषय के प्रति आसक्त है। एक शब्द और लेते हैं, शब्द है देखिए जरा भय, और एक शब्द है आनक। तो ये भी अंतिम ध्वनि ए है और पूर्व ध्वनि आ है, दोनों के मिलने से आ बन जाता है, तो शब्द बन जाएगा भयानक। यहाँ पर दोनों शब्दों में ये वाली स्थिति लागू हो रही है। एक उदाहरण और लेते हैं साथियों, निशा जमा अंत। इसकी अंतिम ध्वनि आप देख रहे हैं आ है, इसकी पूर्व ध्वनि ए है, दोनों ध्वनियों के मिलने से ध्वनि बनती है आ, तीसरी स्थिति लागू हो रही है, तो शब्द बन जाएगा निशांत। निशांत, निशा का अंत, रात्रि का अंत। एक शब्द और लेते हैं, विद्या जमा अर्जन। इसकी अंतिम ध्वनि है आ और इसकी अंतिम पूर्व ध्वनि है ए, दोनों के मिलने से बना आ, तो शब्द बन जाएगा विद्यार्जन। विद्या का अर्जन। ये तीसरी स्थिति हमारे पास थी। चौथी स्थिति पे चर्चा करते हैं कि जो हमारी पहली टेबल है इसकी चौथी स्थिति क्या है। एक शब्द है महा और एक शब्द है आशय। आप जान रहे हैं कि यहाँ अंतिम ध्वनि आ है और यहाँ पूर्व ध्वनि भी आ है और दोनों के मिलने से भी आ ही बन रहा है।
तो शब्द बन जाएगा, हम निकाल देंगे यहाँ से आ निकाल देंगे और आ ही ऐड करना है, ये डिलीट हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा महाशय। एक शब्द है कारा, एक शब्द है आगार। आप जानते हैं कि इसकी अंतिम ध्वनि आ है यहाँ, और ये पूर्व ध्वनि भी आ है, और दोनों के मेल से एक ध्वनि बन रही है आ। तो शब्द ये डिलीट हो जाएगा, शब्द बन जाएगा कारागार। कारागार जहाँ कैदियों को रखा जाता है उसे कारागार कहा जाता है, आप जानते हैं। आगार शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, प्राय ये देखने में नहीं आता, केवल एक लिखा देखते हैं हम जेल के बाहर कि कारागार है। लेकिन अगर आप राजस्थान रोडवेज की बसों पर देखें तो वहाँ पर भी लिखा होता है गंगानगर आगार, हनुमानगढ़ आगार, चूरू आगार। आगार जैसे हमारे डिपो को बोलते हैं या भवन को बोलते हैं, उससे भी आगार आप कह सकते हैं। जैसे पुराने समय में शस्त्रागार, जहाँ शस्त्र रखे जाते थे, वो शस्त्रागार कहलाता था। तो इस प्रकार से आपने देखा, मैंने इस टेबल की चारों स्थितियों को आपके सामने रखा कि किस प्रकार से ध्वनि परिवर्तन होता है। दूसरी टेबल पर चलते हैं। जो दीर्घ संधि की दूसरी स्थिति है वो है इ दोनों जोड़ के, कि इ से ई जोड़ दें। तो शब्द है हमारे पास हरि जमा इच्छा। एक शब्द है रवि जमा इंद्र। अब आप देखिए, हरि जमा इच्छा, चर्चा करूं, पुनः लिखता हूं एक बार। अंतिम ध्वनि है ई, और इच्छा पूर्व ध्वनि है ई। इन दोनों ध्वनियों के मेल से ध्वनि बनेगी ई। अब जैसे मैं यहां से लेके आता हूं तो मैं निकाल चुका हूं, ई खत्म हो चुका है, यहां से ये डिलीट हो चुका है, मुझे इसके अंदर ये इंसर्ट करना है, साथ में मेरे पास ये बचा है। अब मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये इसमें चली जाएगी, तो ये रह जाएगा, शब्द बन जाएगा हरिच्छा, हरि की इच्छा। दूसरा शब्द है रविंद्र। तो यहाँ पर भी आप देखें, ये ध्वनि है, इधर भी ये ध्वनि है, दोनों ध्वनियों के मेल से ध्वनि बनती है, टेबल में लिखा है, आप देख पा रहे हैं। तो मैं बार बार नहीं तोड़ रहा, आप समझ गए हैं। आप देखें तो एक बार पुनः देख सकते हैं। ये बचा, इसमें मैं ये ऐड करूँगा, इधर से डिलीट हो चुका है, मेरे पास ये बचा है, शब्द बन जाएगा रविंद्र। प्राय ध्यान रखें, रविंद्र, बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, वो गलत है। मैंने बहुत बच्चों को ऐसे लिखते देखा है अपना नाम, तो ये रविंद्र गलत है। इस प्रकार से लिखना, रविंद्र नाम नहीं होता, रविंद्र। तो इस प्रकार से आप इसको सही लिखें। तो इसी टेबल की दूसरी स्थिति पे चर्चा करते हैं। दूसरी स्थिति पे चर्चा करते हैं अधि जमा इक्षक। अब यहां देखिए, पहली ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि है हमारे पास ई, और दूसरे शब्द की पूर्व ध्वनि है ई, और दोनों के मेल से एक ध्वनि बनती है ई। दूसरी स्थिति पे गौर करें। इसी प्रकार से अगर मैं इसको ले आऊं तो ये बच गया, इसमें ये जोड़ देंगे, ये डिलीट हो गया, तो शब्द बन जाएगा अधीक्षक। एक और शब्द है परि जमा इक्षा, बिल्कुल वही है,
तो शब्द उसी प्रकार से शब्द बन जाएगा परीक्षा। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। तीसरी स्थिति हमारे पास है शची जमा इंद्र। शची इंद्र की पत्नी है, उनको शची नाम है। तो यहाँ अंतिम ध्वनि है ई, पूर्व ध्वनि है ई, और इन दोनों ध्वनियों के मेल से एक ध्वनि बनेगी ई। तीसरी स्थिति है। तो उसी प्रकार से शब्द बन जाएगा सचिंद्र। शची का इंद्र है जो। दूसरा एक और शब्द लेते हैं, यति जमा इंद्र। तो वही है यहां पर भी। और शब्द बन जाएगा यतीन्द्र। चौथी स्थिति पे चर्चा करते हैं। चौथी स्थिति ई से ई मिलाएंगे। तो एक शब्द है श्री और एक शब्द है ईश। यहां देखिए अंतिम ध्वनि है ई और पूर्व ध्वनि भी ई है। दोनों ध्वनियों के मेल से जो ध्वनि बन रही है वो बन रही है ई। चौथी स्थिति पे गौर करें तो शब्द बन जाएगा श्रीश। ये ध्वनियाँ निकालने आप सीख ही गए हैं। जैसे यहाँ मेरे पास ये बचा और इसमें मैंने ये ऐड कर दिया, प्लस यहाँ से डिलीट हो चुका है, तो इनको जोड़ें तो ये जवाब बन जाएगा। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, रजनी जमा ईश। यहाँ पर भी इस प्रकार से आप देखें, शब्द बन जाएगा रजनीश। दोनों टेबल स्पष्ट हो गई होंगे। तीसरी टेबल पर चलते हैं। तीसरी टेबल है हमारी ऊ से संबंधित है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, सुजमा उक्ति। पहली स्थिति पे चर्चा करेंगे। अंतिम ध्वनि ऊ और पूर्व ध्वनि भी उ, और दोनों ध्वनियों के मेल से एक ध्वनि बनेगी ऊ। यहाँ से जब ये निकल जाएगा तो मेरे पास बचा ये। अब इसमें मैं ये जोड़ दूंगा। ऊपर से ये खत्म हो चुका है, मेरे पास ये बचा है। तीनों को जोड़ूंगा तो शब्द बन जाएगा सूक्ति। अच्छी बात, प्राय जो नीति की बात होती हैं उन्हें हम सूक्तियां कह देते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, भानु जमा उदय। यहाँ पर भी उ और यहाँ पर भी उ, और दोनों के मेल से शब्द बन जाएगा भानुदय। पहली स्थिति स्पष्ट हुई। दूसरी स्थिति पे चलते हैं। शब्द है सिंधु और शब्द है उर्मी। इधर आप देखिए अंतिम ध्वनि है उ और अंतिम ध्वनि उ और पूर्व ध्वनि उ, दोनों के मेल से बना उ।
शब्द बन जाएगा सिंधूर्मी। हर एक को तोड़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि जैसी अंतिम ध्वनि स्वर ध्वनि निकलती है तो बचता है जो वो व्यंजनांत हो जाता है, हल वहाँ लग जाता है। तो बार बार तो आप देखने की आवश्यकता नहीं है, वो बड़ा ही बोरिंग सा हो जाएगा आपके लिए। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लघु जमा ऊर्मी, तो उसी प्रकार से ऊ और ऊ है तो बनता है ऊ, शब्द बन जाएगा लघुर्मी। तो ये दूसरी स्थिति थी हमारी। तीसरी स्थिति पे चलते हैं। दीर्घ संधि की तीसरी स्थिति का तीसरा पॉइंट चर्चा करूंगा आपसे। शब्द है वधु और शब्द है उल्लास। अंतिम ध्वनि है उ, पूर्व ध्वनि है उ, और दोनों के मेल से ध्वनि बनेगी उ। यहाँ से निकाल लें तो वही तरीका ये मेरे पास बचेगा। मैं इसमें ऊ जोड़ देता हूँ, ये डिलीट हो चुका है, ये मेरे पास बचा है। शब्द बन जाएगा वधुल्लास। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। शब्द है भू, शब्द है उद्धार। अंतिम ध्वनि और ये पूर्व ध्वनि, दोनों के मेल से बना ऊ। यहाँ ये खत्म हो चुका, ऊ इंसर्ट हो जाएगा, ये हट चुका है, शब्द बन जाएगा बुद्धार। तो इस प्रकार से अंतिम स्थिति पर विचार करते हैं। शब्द है सरयू, शब्द है ऊर्मी। यहाँ पर अंतिम ध्वनि ऊ और ये भी अंतिम ध्वनि ऊ, दोनों के मेल से भी बना ऊ, तो जवाब बना सरयूर्मी। एक शब्द है भू, एक शब्द है ऊर्जा, वही स्थिति है, जवाब बन जाएगा भूर्जा। तो इस प्रकार से हमने तीनों स्थितियों को आपके सामने डिस्कस कर लिया। अब मैं कुछ ओपन एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख रहा हूं जो तीनों स्थितियों से मिले हुए हैं। अब मैं वो टेबल भी आपके सामने से हटा रहा हूं और ये एग्जाम्पल्स हम बिना टेबल के डिस्कस करेंगे कि आपके सामने टेबल न रहे, ये आपको याद करना था। मैं मिक्स एग्जाम्पल कुछ लिख रहा हूं, इसके ध्यान देंगे। शस्त्र जमा अस्त्र, हत जमा आहत, शस्त्र जमा आगार, कवि जमा इंद्र, सती जमा ईश, युद्ध जमा अभ्यास, पत्नी जमा इच्छा, पत्नी जमा इच्छा, मेघ जमा आलय, मेघ जमा
आलय, गुरु जमा उपदेश, चमू जमा, देखिए चमू जमा उत्साह, वीर जमा आनंद। तो कुछ ओपन एग्जाम्पल आपके सामने हैं, एक और लेते हैं। ध्यान आ गया? आनंद जमा अतिरेक, देखिए शस्त्र जमा अस्त्र। अब मैं एक एक को डिस्कस नहीं करूंगा, लिखित में नहीं, वैसे करेंगे। आप जानते हैं इसकी अंतिम ध्वनि ए है, यहाँ पर भी ए है, दोनों को जोड़ के आ बनता है, तो शब्द बन जाएगा शस्त्रास्त्र। अब किसको हम शस्त्र कहते हैं, किसको हम अस्त्र कहते हैं, ये भी बड़ा चर्चा का विषय है। कई बार नहीं पता रहता कि किसे अस्त्र कहा जाता है, किसे शस्त्र कहा जाता है। तो जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं वो शस्त्र कहलाते हैं, और जैसे तीर मैंने छोड़ दिया ये अस्त्र है, जो दूर जाके लगे मेरे हाथ से छुटके, वो अस्त्र कहलाता है। एक शब्द है हता, हत जमा आहत, तो जवाब बनता है हताहत। ये भी बड़ा विचारणीय शब्द है। प्राय अखबार में छपता है कि एक बस और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और 40 लोग हताहत हुए। अब क्या समझे हम हताहत हुए, कि 40 लोग मर गए या 40 लोग घायल हो गए? दो शब्दों के मेल से हत और आहत। हताहत शब्द स्पष्ट नहीं करता है कि कितने घायल हुए और कितने मर गए, लेकिन घायल होने वालों की और मरने वालों की कुल संख्या जो है वो 40 है। तो हताहत में मृत और घायल दो शब्द हैं, तो हताहत। और ये शस्त्रागार, कविंद्र, इस प्रकार से सतीश, युद्धाभ्यास, पत्नीच्छा बड़ी जरूरी है आज के ज़माने में पूरी करना। मेघालय हमारा एक राज्य भी है। सिंधुदय, सिंधु का उदय कैसे हुआ, ज्योग्राफी के विद्यार्थी जानते हैं। गुरुपदेश, गुरु का उपदेश, यहाँ ये साभिप्राय मैंने एग्जाम्पल लिया है। प्राय ये इसके अंदर भेद नहीं है विद्यार्थियों को कि ये मात्रा और ये मात्रा भिन्न है। ये जो मात्रा, इसकी जो मात्रा है वो ये है, और इसकी जो मात्रा है वो ये है। तो ये ख्याल रखने की बात है, प्राय भ्रांति रहती है। इसी प्रकार से एक शब्द कुरुक्षेत्र भी है, उसमें बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। अगर मैं इस शब्द को यूँ लिखूं तो ये गलत शब्द है, तो आपको इसे ऐसे लिखना है। इसी प्रकार से एक शब्द रुचि भी ऐसे लिखा जाता है, उसमें भी गलतियां करते हैं। और गुरु भी ऐसे आपको लिखना है, लेकिन जब गुरु के साथ उपदेश मिल जाएगा तो ये मात्रा ऊ की हो जाएगी, उक की नहीं रहेगी, बड़ी मात्रा हो जाएगी, गुरु उपदेश हो जाएगा। चमुत्साह, चमु सेना को कहा जाता है, सेना का उत्साह। जब सेना युद्ध के लिए निकलती है तो उसमें बड़ा उत्साह होता है युद्ध जीतने के लिए। हाँ, भूषण जी ने तो कविता लिखी भी है, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। तो वो उस समय जो कवि लोग होते थे वो युद्ध में साथ जाते थे, भूषण भी साथ जाते थे, शिवाजी के साथ युद्ध में जा रहे हैं तो साथ साथ गाते जा रहे हैं कि शिवाजी जो है वो युद्ध जीतने के लिए निकल रहे हैं। तो चमू का उत्साह। वीर जमा आनंद, वीरों का अपना आनंद है,
तो वीरानंद हो जाएगा, आ खत्म हो जाएगा। आनंद जमा अतिरेक, आनंदातिरेक। अतिरेक होता है अधिकता, जब आनंद की अधिकता हो जाए। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने बहुत उदाहरण डिस्कस किए। मैं समझता हूँ कि दीर्घ संधि आप समझ गए होंगे, बहुत सरल है। ध्यान, अगर वो टेबल जो हमने बनाई थी, यदि आप उस टेबल को ध्यान कर लें, उसे याद कर लें, तो फिर उदाहरण या कोई भी प्रश्न बहुत महत्व नहीं रखता। उस टेबल को केवल आपको अप्लाई करना है। संधि एप्लीकेशन का मामला है कि जो सूत्र हमने दे दिया वो सूत्र आपने अप्लाई कर दिया तो आपका जवाब सही आएगा। कुछ ही अपवाद हैं जहां सूत्र काम नहीं करता, उसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। तो आज इतना ही। मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा गुण संधि। धन्यवाद साथियों।